तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जिसका नाम है क्रैक कर लो। ये चैनल ऐसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग एक नई सीरीज लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए है। 45 दिनों के अंदर हम लोग उनका जीएस जो है वो तैयार करने वाले हैं। हम उनके लिए लेके आ गए हैं 1000 एमसीक्यूज। जो दोस्तों हम लोग इस एमसीक्यूज में उनको सिर्फ वो एमसीक्यूज ही नहीं, उसके सारे टॉपिक्स जो होंगे उसको एक एक करके क्लियर करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो ये 1000 एमसीक्यूज नहीं, ये 10,000 प्लस एमसीक्यूज हैं। और हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके जो है जीएस को पढ़ेंगे। आज हम लोग लेके आ गए हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है। आप लोगों को यह बताना है कि इसमें से कौन जो है वो पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो पहला है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस और एनर्जी। तो चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा एनर्जी। ये क्या होगा, एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे जो है मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो है ये तीन तरह के होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा दिया हुआ, ये देखिए, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। चलिए थोड़ा सा ना सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, जिसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, इनके अंदर की जो जगह होती है इसमें होती है, कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, लेस होती है। इसमें क्या होती है, इनसे इनसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। ये नंबर 2 पे आते हैं। और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर मोर होती है सबसे ज्यादा यहाँ पर। अब अगर हम बात करें इनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स की, इंटरमोलिकुलर फोर्स की, ये भैया उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे ये, फिर उससे कम होगा नंबर 2 पे इन पे, और सबसे कम होगा गैस का। अगर इसको मैं साफ साफ लिखता तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरसेलुलर स्पेस के लिए तो ए सबसे कम, पी मतलब लिक्विड उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। इंटरसेलुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे के एकदम उल्टा होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि इंटरसेलुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच का रिलेशन क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि इनके बीच का रिलेशन है इनवर्सली। ठीक है, यहाँ पर इनवर्सली है यहाँ पर। और अगर हम लोग बात करें तो देखिए लिक्विड और गैस, ठीक है, इन दोनों को फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लूइड, द्रव्य। अगर हिंदी में कहूँ तो ये द्रव्य होता है। तो सॉरी, यहाँ पे इसको तरल लिख लीजिए। ठीक है, ये तरल होता है, इसको इसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। अच्छा, एक एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सॉलिड में क्या है, जैसे कि जो भी हमारे मेटल हो गए वो सभी सॉलिड होते हैं। लिक्विड की बात करें तो जैसे कि वाटर हो गया ना, ये सब लिक्विड हो गया। गैस की बात करें तो एयर हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, या CO2 हो गया। ये सब क्या है, हमारी गैस है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी ऊर्जा। देखिए ये है, इसकी डेफिनेशन है कार्य करने की क्षमता को। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाती है भैया, एनर्जी। ठीक है, अब चलिए एक चीज और कर लेते हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों एनर्जी की यूनिट होती है जूल। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। एनर्जी को कैसे अगर हम लोग मेजर करते थे, एक और यूनिट होती है, कैलोरी होती है। ठीक है, सुना होगा आपने कि मैंने जो है इतनी कैलोरी बर्न कर ली है। तो कुछ नहीं, वो क्या है, एनर्जी है। और इसी समय हम लोग एनर्जी जो है सिंपली जो अभी पढ़ेंगे, तो देखिए एनर्जी यहाँ दो तरह की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें स्पीड है, जिसमें जो है वो गति कर रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होता है, और जिसमें उसका जो बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसकी पोजीशन की वजह से जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पोटेंशियल होता है एम जी एच। तो देखिए एक एमसीक्यूज में दोस्तों हम लोगों ने कितनी सारी चीजें सीख ली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। किसी ठोस को सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन इसको कहते हैं। जैसे हमारा होता है ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस इसका एग्जांपल है। देखिए दोस्तों यहाँ फोटो लगी हुई है ड्राई आइस की। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट सॉलिड से ये गैस में चला जाता है। तो बताइए एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन वाष्पीकरण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप क्या करते हैं, किसी कटोरी में वाटर को रख देते हैं, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे वाटर की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक कटोरी है, इसमें वाटर है, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 जो हमारा वाटर होता है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एवोपरेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक गिलास है, एक गिलास में ठंडा ठंडा पानी रख दिया, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी है पूरे में, और आप देखते हैं कि उसके चारों तरफ क्या होता है? पानी बाहर, गिलास के बाहर जो है आपको बिंदी बिंदी से दिखाई पड़ती है, वाटर ड्रॉपलेट दिखाई पड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। मेल्टिंग क्या होता है? तो मेल्टिंग का मतलब होता है गलन। ठीक है, जैसे कोई चीज सॉलिड है, अब उसको हमने हीट सप्लाई कर दी, उसको हमने हीट सप्लाई कर दी और वो लिक्विड में चला गया, तो उसको बोलते हैं गलन। ठीक, और अगर हमने लिक्विड को हीट सप्लाई कर दी, तो अब वो क्या हो रहा है? वो गैस में बदल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आप लोग बताइए। इसको बोलते हैं, आप लोग इसको बताइए, इसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वेपर बन गया, गैस बन गया। चलिए उल्टा करते हैं। अगर गैस से लिक्विड बन रहा हो तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? कंडेंसेशन। क्या बोल देंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे, संघन। और अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सॉलिडी, उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको बताना है कि इसमें से समांगी मिश्रण कौन है। समांगी होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि मान लीजिए ये पानी है, हम्म, पानी में आपने क्या किया? चीनी डाल दी, चीनी डाल दी, थोड़ी देर आपने घोला, और वो पूरी तरह से क्या हो गई? वाटर के अंदर घुल गई, और उसके अंदर आपको शुगर और वाटर में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा, दोनों अलग अलग आप देख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर, ऐसा कोई भी मिक्सचर जो कि क्या होता है? यूनिफॉर्म हो जाए, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एयर, आप लोग देखिए आपके एयर की तरफ चारों तरफ O2 है, CO2 है, N2 है, और पता नहीं कितनी तरह की गैस है, पर क्या दो किसी को आप अलग अलग देख पाते हो? तो आप अलग अलग नहीं देख पाते हो। तो इसका मतलब है कि एयर क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सैंड एंड वाटर की बात करें तो थोड़ी देर में ही वो बैठ जाता है। ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि सैंड नीचे नीचे बैठा मिलेगा और हमारा वाटर ऊपर। ठीक,
और अगर हम बात करें ऑयल वाटर की, तो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर क्या करता है, ऐसे ऐसे तैरा करता है वाटर के ऊपर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे तैरता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉल क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू यूज द सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। तो अघुलन तरल के पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, डिकेंटेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये आप लोग देखिए, एक ये येलो कलर का है और एक ये ब्लू कलर का सोल्यूशन दिख रहा है। इसको ये टैप से, ये टैप खोल देते हैं, धीरे धीरे करके लिक्विड इससे जो है यहाँ नीचे आता है। और जब ये येलो वाला इस टैप के यहाँ पर आ जाएगा तो लॉक कर देंगे हम लोग इस तरह से। दो ऐसे दो ऐसे लिक्विड जो इमिसिबल हो, आपस में ना घुले, उनको सेपरेट करते हैं, जैसे कि ऑयल इन वाटर। ठीक है, वाटर में ऑयल को डाल दो तो वहां पे हमें ये करना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी कार्ड। ठीक है, किसी भी तत्व को, इसको, हाँ, ठीक, कह रहे हैं कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो कि उसके गुणों को बनाए रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं एटम, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, कई सारे जब एटम्स मिल जाते हैं तो वो बनता है हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे कि O2, CO2, ये सब क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। एटम क्या है? जैसे Na, या फिर सिर्फ O ले लो या तो सिर्फ C ले लो, ये हो गए एटम। आयंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि Na प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, ये सब, या Cl माइनस हो गया, ये आयंस होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? कि जैसे कि ये Na है प्लस और ये Cl है माइनस, इन दोनों को मिला के बन गया NaCl। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो थोड़ा सा ये एडवांस फिगर मैंने बना दिया था दोस्तों, लगा दिया था कि कोई अगर देखे तो मैं उसे बता सकूं कि देखिए क्या होता है कि ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं। और चलिए ठीक है, बता देता हूँ, नॉलेज ही आएगा आपको। और एक ये हमारा दूसरा ऐसे रहता है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? इससे अट्रैक्ट होता है, इसी तरह से एक और हाइड्रोजन ऐसे करके अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये लोग पूरा जो है इस तरह से एक मॉल पूरा हाइड्रोजन जो है कम मिल जाते हैं। और आप अगर जानेंगे कि ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। शायद ही पूछेंगे, पर दोस्तों अगर पूछ लिया तो आपके अलावा कोई बता नहीं पाएगा इसको। तो ऑप्शन देखिए और देख के बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, H2O। अब आप लोग मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है दोस्तों? तो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं, जैसे ये H2O है तो 2 इंटू, और H कितना है? 2 है, तो ये H लिख दिया, और O कितना है? 1 है। यहाँ पे हमें H का जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए, 1 है। और ऑक्सीजन का पता है कि हमें 16 है, तो ये हो गया 2 प्लस 16, ये हो गया 18। ठीक है, 18 में तो ये H2O का क्या आ गया? ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। यहाँ ग्राम लिख लीजिए, तो 18 ग्राम क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास। अब आप लोग एक काम करिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? तो 1 इंटू C प्लस 2 इंटू O, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इंटू 12, और ये 2 इंटू 16, तो 12 का नम 12 हो गया, 16 दूनी 32, और ये हो गया 44 ग्राम। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग ये पूछेंगे कि ये एटॉमिक मास वगैरह कैसे याद हैं। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। और कल मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि पूरे दिन में साइंस पर ही बेस्ड है बनाने वाला, और जल्द ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी।
बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, बड़ा भाई हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह संघर्ष करके जो है गवर्नमेंट जॉब पाया हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथी लोग जो है गवर्नमेंट जॉब पा जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है दोस्तों? जे जे थॉमसन। फिर किसकी याद कर लीजिए, ईटा पर नाचे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। पी से होता है प्रोटॉन, आर से होता है रदरफोर्ड, ठीक, एन से होता है न्यूट्रॉन और सी से होता है चैड विक। ठीक, लेकिन दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, इस चीज को गौर करिएगा कि एक्चुअली रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को नहीं ढूंढा था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को ढूंढा था। किसको ढूंढा था? न्यूक्लियस को ढूंढा था। जबकि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन ने। किसने ढूंढा था? गोल्डस्टीन ने। तो अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो कि प्रोटॉन की खोज किसने की है और अगर गोल्डस्टीन नहीं है, तो फिर आप रदरफोर्ड को कर सकते हो। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ, न्यूक्लियस को किया था रदरफोर्ड ने और न्यूक्लियर जो है प्रोटॉन को किया था गोल्डस्टीन ने। चलिए, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा अपरमाणिक कण धनात्मक आवेश का वहन करता है? तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कौन लाता है? तो वो है दोस्तों प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव लाता है। प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और नाभिक में हमारे कौन होते हैं? तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होती है। ये चीज यहाँ पर प्लस में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को एक हाँ एक चीज और बता देते हैं, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग सब लिखते चलिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक, या 9.11 इंटू 10⁻27 ग्राम। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, हिंदी में जो है, जरा रुकिए इसे नीचे कर लो मैं, हाँ, क्या कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा नम, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेल में भरे जाते हैं और उसी के बेसिस पे जो है हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे? तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक हो गया। हीलियम का दो है क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का तीन है क्योंकि तीन है। तो चलिए मैं आपको कुछ लिस्ट याद करा देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, नावा हो गया हमारा क्लोरीन, ये हो गया नियोन, 11वां हो गया सोडियम, 12वां हो गया हमारा मैग्नीशियम, 13वां हो गया हमारा, सॉरी, यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
तो यहाँ 14 हो गया सिलिकॉन, 15 हो गया सल्फर, 16 हो गया फास्फोरस, 17 हो गया हमारा क्लोरीन, 18 हो गया हमारा आर्गन, 19 हो गया हमारा पोटेशियम और 20 हो गया हमारा कैल्शियम। तो दोस्तों ये 1 से 20 तक के एलिमेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए और यही इनकी जो है एटॉमिक नंबर भी है। मतलब अगर आपसे पूछे कैल्शियम में कितने एटॉमिक नंबर हैं तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि 20 है। अभी थोड़ा सा अगर मैं देखता हूँ आगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड तो मैं आपको भी आगे टॉपिक पढ़ा दूंगा जो कि काफी फायदेमंद होंगे आप लोगों के आने वाले टॉपिक्स के लिए भी। हम्म चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम? क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CaO। ये जो आप देख रहे हैं ना ये क्या है? क्विकलाइम चूना है। तो चलिए इसका पूरा नाम बताइए। तो इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपसे इसका हम क्या पूछेंगे? इसका बताइए कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है दोस्तों। ठीक है मास। तो CaO मतलब 1 into Ca प्लस 1 into O। बताइए आप लोग जरा क्या होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैल्शियम का लिखेंगे 40 और ऑक्सीजन का लिखेंगे 16। तो 40 प्लस 16 हो गया 56। ये आ गया। चलिए CO2 का तो मैंने बता दिया था। चलिए आप लोग अब बताइए CaCO3 का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास दोस्तों। तो CaCO3 तो 1 into कैल्शियम प्लस 1 into कार्बन प्लस 3 into ऑक्सीजन। कैल्शियम बताया मैंने 40 होता है, ये हो गया कार्बन का 12 और ये हो गया ऑक्सीजन का 16। तो 40 प्लस 12 प्लस 48। तो 48 12 ये हो गया 60, 40 100, 100 ग्राम। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग बताइएगा कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ CaOH का होल ट्वाइस का कितना होगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि what type of reaction is 2MH plus O2 arrow to MgO। ठीक है ये इतना है। कह रहे हैं कि 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। बताइए किस तरह की रिएक्शन है। तो देखिए जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, ये सिंगल प्रोडक्ट बना दे तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको बताइए। तो जैसे CaCO3 है इसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। ट्रायंगल से हीट को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों हो सकता है वहां MCQs में पूछ ले। तो यहाँ हो जाएगा CaO और CO3 से निकल जाएगा CO2। तो देखिए आपके क्या प्रोडक्ट एक है और हमारे रिएक्टेंट कितने हो गए? दो हो गए। तो जब दो या दो से ज्यादा में जो है प्रोडक्ट हमारा टूट जाए एक सिंगल प्रोडक्ट से तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसे समय डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि जैसे हमें दिया है Zn और ये दिया है HCl। Zn मतलब होता है दोस्तों जिंक। अब हमें पता है कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद Cl की जगह लग जाएगा। हो जाएगा ZnCl। थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो गई दोस्तों, 2 मिनट का समय दीजिए बस। मैं लिख देता हूँ ZnCl और 2 + H2। अब आप लोग सोच रहे होगे तो यहाँ तो सिंगल था Cl, यहाँ 2 कैसे आ गया? तो ठीक है दोस्तों उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। ये मेरा एक इंट्रो वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं एक क्वेश्चन से कई सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको डिकम्पोजिशन के बारे में भी बता दिया जो कि ये रहा। फिर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया और रेडॉक्स के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड।
निम्न में से प्रबल अम्ल कौन है? तो फिगर देख के आप लोग जान गए होंगे H2SO4। ठीक है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है इस बात को समझिए, क्योंकि एसिड की पहचान किससे होती है दोस्तों? H प्लस आयन से। आप लोग देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? H2। तो अगर पता है क्या, हम लोग अगर इसको पानी में डाल देते हैं, वाटर में इसको डालते हैं, तो H प्लस आयन अलग टूटता है, SO4 2 माइनस अलग टूटता। ये जो H प्लस आयन बन गया ना, इस वजह से H2SO4 क्या था? एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। NaOH को अगर आप करेंगे, तो ये नहीं कि H के साथ हो जाएगा, नहीं, वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि ये जो Na है ये अलग टूटेगा, और OH माइनस इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। इसमें टूट जाएगा। NH3 अमोनिया। ठीक है, ये भी जो है N2 प्लस H2 में ही हो पाएगा, ये भी नहीं देगा। और अगर हम COH के होल ट्वाइस को बात करें, ठीक है, तो ये भी नहीं देने वाला। H प्लस आयन कोई नहीं देगा, सिर्फ देगा H2SO4। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का क्या मान है? तो देखिए दोस्तों, जिसने कभी पीएच स्केल नहीं पढ़ा है वो खटाक से लगाएगा 0 पे टिक, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हमारी पीएच स्केल जो होती है भैया, वो शुरू होती है 0 से और खत्म होती है 14 पे। तो बता देता हूँ मैं कि 0 पीएच पर जो हाइड्रोजन H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और जबकि यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दोस्तों बहुत ही लो होता है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं OH की। अगर हम बात करें, हाँ चला गया मेरे, OH माइनस की काफी पतला लग रहा है। चलो यहाँ पे हम बात करें OH की, तो OH माइनस होता है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? बहुत ही लो, क्योंकि H ज्यादा तो O कम, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है दोस्तों। और यहाँ पे H कम है, तो OH माइनस का यहाँ पर कंसंट्रेशन है दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाई। तो अब इन दोनों के बीच में न्यूट्रल जगह कहाँ आती है? तो आती 7 पर। तो यहीं पे जो है प्योर वाटर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें टोंचा तो बिल्कुल काम करने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, साइंस बिना पढ़े तो आती नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर कंपाउंड दिए हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गैस्ट्रिक एसिड का जो पीएच है 1 है। और गैस्ट्रिक एसिड में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो होता है Cl। आ जाते हैं 2 पे, तो लेमन जूस होता है। लेमन जूस का मतलब होता है सिट्रिक एसिड। ठीक, तो यही सिट्रिक एसिड हमारे इसमें लेमन में, ऑरेंज में भी मिलता है। टमाटो में होता है दोस्तों हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ये सब आप लोग दोस्तों नोट करते चलिए, आगे चल के काम आएगा। 5 पे आता है ब्लैक कॉफी। 6 में आता है यूरिन। यूरिन में कौन सा एरिया, सॉरी, कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक बार इरेज करके स्पेलिंग सही कर दूं। यूरिक एसिड। फिर डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है, और ये सी वाटर में, क्योंकि इसमें नमक वगैरह और कई सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, NaOH और CaOH करके कई सारे पाए जाते हैं दोस्तों। OH का होल्ड कर लीजिए। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा जो है वो पाया जाता है इसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया सोल्यूशन और कुछ नहीं, NH4 और OH होता है दोस्तों। यहाँ पे सोपी वाटर जो होता है साबुन का सोल्यूशन। ब्लीच जो होता है हमारा CaOCl2 होता है। और 14 पे सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है NaOH। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और यहाँ पर एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ये बेस स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने काफी डिटेलिंग बता दी। अब आप खुद ही समझ लीजिए, ये चाहता तो मैं एक एक करके आपको MCQs भी बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे बेकिंग सोडा का दोस्तों फॉर्मूला मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे बेकिंग सोडा लिख लीजिए NaHCO3 होता है। ठीक, और बेकिंग सोडा का यूज भी आप लोग इसी समय समझ लीजिए कि ये पकौड़ा वगैरह को क्रिस्पी बनाने में आता है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसी को एसिडिटी हो जाए, क्योंकि कभी कभी आप लोग जब शादी बारात में चाट पकौड़ी ज्यादा ठूस लेते हो ना, तब क्या होता है, आपका जो पेट है वो एसिड रिलीज करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो तब क्या होता है, खाना डाइजेस्ट करने के चक्कर में एसिड इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके पेट में हो जाती है दर्द। तब क्या करना पड़ेगा, आपको पेस्ट लेना पड़ेगा। हम्म। चलिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो फिगर देख के आपको क्या लग रहा है कि कॉपर आंसर होगा? नहीं दोस्तों, क्या आंसर होगा? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर वन पे है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि भैया जब यही इतना अच्छा है तो चांदी का तार क्यों नहीं लगा लेते? तो देखिए दोस्तों, चांदी का तार जो है वो महंगा पड़ जाता है, और कॉपर जो है वो हमें सस्ता पड़ जाता है, इसलिए हम लोग कॉपर को यूज करते हैं। अब देखिए, रेलवे भी जो है ऐसा नहीं है, रेलवे भी काफी तेज हो रहा है दोस्तों। अब वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा वायर जो है हमारे घर की वायरिंग में यूज होता है, और रीजन बताइए। तो रीजन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहीं पे होगा, क्योंकि ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इजी टू यूज है। क्या है ये? इजी है हमारे लिए यूज करना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हम्म, कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल? अधातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है? ठीक है, जब तक आप लोग जो है थोड़ा सा सोचिए, मैं इस फोटो को थोड़ा चले आऊँ। तो हाँ, चलिए बताइए। तो देखिए, इनका नेचर कैसा होता है दोस्तों? एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे जो भी ग्रुप 14, 15, 16 और 17 के हैं, ग्रुप 14, 15, 16, ये यहाँ देखिए, ये ठीक है, ये ऑक्साइड। यहाँ पर जो है, जैसे कि ग्रुप 14 में देखिए कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन। जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन लगा, तो इन लोगों को ना जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती। तो जिनको भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो दूसरे से अपनी पूरी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग एसिडिक होते हैं। तो बस ज्यादा नहीं, 14, 15, 16, 17, इनका अगर जो है कोई भी ऑक्साइड आपको दिखाई पड़े, बस समझ लीजिए, ठीक है, कि वो क्या है, वो है एसिडिक। और आप लोगों से वैसा ही पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए, बेसिक क्या होता है? क्षारीय। तो जितने भी जिनकी वैलेंसी क्या हो, 1, 2 और दिया ही रखिए 3 का है, लेकिन काफी नीचे, वहां से आपसे पूछा नहीं जाएगा। एम्फोटेरिक क्या होता है? तो ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो ये क्या होता है? एसिडिक एज वेल एज बेसिक। हम्म ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक हो एज वेल एज बेसिक हो। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, एम्फोटेरिक पूछ लेता है, और बच्चे जो कभी नहीं पढ़े रहते हैं तो वो सोचते हैं क्या पूछ लिया, कुछ नहीं दोस्तों। Al2O3, ये क्या है? एसिडिक है। चलिए, थोड़ा सा जब तक मैं कर लेता हूँ जलपान, आप जब तक पढ़िए अगला क्वेश्चन। कहाँ चला गया मेरा कर्सर? चलिए, आप लोग इसको पढ़िए जब तक। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, नहीं कंफ्यूज होंगे आप लोग। ठीक है, बताइए। तो देखिए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n
H2n+2। थोड़ा सा साफ लिखना चाहूंगा मैं इसे फिर से। एल्केन CnH2n+2। तो अब इसे से रिलेटेड और लोगों को देख लीजिए। एल्कीन में क्या होगा, इसका +2 हटा दीजिए। ठीक। अब एक और होता है एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होगा दोस्तों, CnH2n-2। इन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय करिए, थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। बाकी आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ पूरा थ्योरी। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है दोस्तों, पर क्योंकि अगर आप, मैंने कहा नहीं कि जो बच्चे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हैं, ये चैनल ऐसे ही बच्चों के लिए है। और मैं हमेशा डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। और मेरा कहना है कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप समय देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। और मैं एक दो लोगों का और बता देता हूँ, जैसे कि अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का पूछ लेते हैं। कुछ नहीं, CnH2n+1 और उसके बाद लगा दीजिए OH। ठीक। चलिए, यही जो है हर जगह का फॉर्मूला है। अब इसी तरह यहाँ पूछ लेंगे कि एल्किल क्या होता है, व्हाट इज एल्किल। एल्किल कुछ नहीं, एल्केन का एक एच हट गया तो ये बन गया एल्किल। और बाकी सारे ग्रुप आके जो एल्केन, सॉरी, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ना, तो इससे समय याद आ गया तो मैं कार्बोक्सिलिक भी लिख ही देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ नहीं, CnH2n+1 COOH हो गया। या एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, CnH2n+1 और यहाँ हो जाएगा CHO। चलिए, ये तो हो गया। तो हाँ, ये सब क्या है, OH, ये फंक्शनल ग्रुप है। COOH या CHO। पूछेंगे कि COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है तो बताइएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का CHO, एल्डिहाइड का OH है तो अल्कोहल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। चलिए आ ही गया। तो आप बताइए इसमें से अल्कोहल का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अभी मैंने पीछे ही बताया था। हम्म तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। ऑप्शन नंबर ए OH होगा। तो COOH किसका होता है दोस्तों, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिख देता हूँ मैं। एल्डिहाइड, ये किसका होगा, एल्डिहाइड का नाम ही बगल में लिख गया। CO क्या है दोस्तों, कीटोन है। ठीक है, ये हो गया। हम्म तो चलिए, कीटोन की खास बात बता दें दोस्तों, तो ये कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहता है और हमेशा ये ना बीच में होता है। बाकी सब तो किनारे मिल जाएंगे, लेकिन ये हमेशा बीच में रहेगा। ये सब भी बीच में मिल सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 और यहाँ CH3। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 कार्बन से स्टार्टिंग होती है, तो वो और कोई नहीं दोस्तों, कीटोन है। और हाँ, यही खास बात है इसकी दोस्तों कि ये तीन तीन कार्बन से ही इसके कंपाउंड की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर अल्कोहल ले लो तो CH3OH, तो यहाँ पे एक ही लग रहा। एल्डिहाइड ले लीजिए CH3CHO, यहाँ पे भी 2 लग रहे हैं ना दोस्तों। तो ये जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा आपकी केमिस्ट्री भी मजबूत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब आप लोगों को ये बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दी है। तो दोस्तों, ये हैं मेंडलीव जी, जिन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल दी। और ये हैं हमारे हेनरी मॉजले, जिन्होंने हमें मॉडर्न पीरियोडिक दी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉजले, हेनरी मॉजले हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। मेंडलीव जो थे, इनका पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था, तो ये था दोस्तों एटॉमिक मास पे। तो ये पूछ सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल पे थी, तो एटॉमिक मास पे थी। न्यूलैंड का क्या था, तो दोस्तों न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ था। ठीक है, इनका कहने का मतलब था कि हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। ठीक है, आगे और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
मौजले जो थे, मौजले क्या है, मौजले का था एटॉमिक नंबर। इनका कहने का मतलब था कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे, कितने पीरियड थे दोस्तों? तो पीरियड थे 7। कितने पीरियड है? 7। और अब आप लोगों से पूछ लेगा कि यहाँ पर कितने ग्रुप हैं। एक होता है दोस्तों ग्रुप और एक होता है पीरियड। तो याद रखिए ये वाले ये वाले ये वाले होते पीरियड, तो इनकी संख्या 7 यहाँ गिनिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ग्रुप कितने? 18 होते। तो दोस्तों ये देखिए ऐसे 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 वर्टिकली ये जो है ये क्या है? ग्रुप है। ठीक। अब चलिए कुछ ग्रुप्स है ना उनके नाम जान लेते हैं। जैसे 18 है, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। तो ये याद रखना ये हेलोजन ग्रुप है। फिर आ जाते 17 पे। 17। ठीक। इनको क्या बोलते हैं? 16 बताइए। और चलिए ये बताइए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हैलोजन। इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कैलोजन बोलते हैं। ठीक है। और 15 हो जाता है नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली इस तरह से। ठीक है, ये 18 17 और 16 जरूर याद रखिएगा। चलो 21 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि चला गया कि which process is involved to drying the wet cloth under the sun। किस प्रोसेस से जो सूरज की रोशनी गीले कपड़ों को सुखाती है? तो दोस्तों कोई और नहीं, एवोपरेशन। बताया था ना पानी जो है वो उड़ जाएगा तो इन कपड़ों से भी क्या हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे उड़ जाएगा। कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, हाँ। आपको सॉलिडिफिकेशन बताया था ना। यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पे कि यहाँ पे मैंने इसको क्या बताया था, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इसको जो है फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर फ्रीजिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एवोपरेशन। देखो ये उड़ रहा है ना, तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एवोपरेशन होता है। तो देखिए तापमान बढ़ेगा, तो देखिए जैसे हम लोग पानी को नीचे से गर्म करते हैं ना, आग दे दी हमने तो उड़ने लगता है, तो बिल्कुल सही। नमी, नमी पे भी मानना चाहता है, क्यों? क्योंकि अगर हवा में नमी ज्यादा होगी तो एवोपरेशन क्या होगा? कम होगा। तो मैं देखो ये निशान भी लगाता चलता हूँ कि तापमान बढ़ेगा तो एवोपरेशन बढ़ेगा, लेकिन नमी बढ़ेगी तो घटेगी सतह। अब अगर क्षेत्रफल फैला देंगे तो ये देखिए ये बर्तन अगर हमने बढ़ा दिया तो इसमें से ये जो उड़ रहा है ना वाटर हमारा, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका सभी, और इसी के साथ हमने फैक्टर भी जान लिए। तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके बढ़ने पे एवोपरेशन का जो रेट ऑफ एवोपरेशन है, वाष्पन की दर है, वो क्या होगी? घट जाएगी। तो वो कोई नहीं, ह्यूमिडिटी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों? तो कुछ नहीं, 78.3। अब एसीटोन का फॉर्मूला तो दोस्तों याद करिए, अभी बीच में मैंने बताया था। कौन सा नाम था जिसमें टोन से लग रहा है? वो क्या है? कीटोन। तो कीटोन का वो पहला मेंबर कौन था? सी ओ लगा के दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा दो, CH3 इधर, CH3 इधर। ये सिंबल भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक वाला है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, और ये तीन है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये कर रहा है एसीटोन को रिप्रेजेंट। यहाँ कार्बन कर लीजिए 78.3। ऐसा जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने डाल दिया है क्वेश्चन। चलिए
अब ये आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म एलिमेंट इन 1661। ठीक है, 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो और कोई नहीं, ये थे भैया अपने रॉबर्ट बायल्स। ठीक, तो यही इसी के साथ दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। तो चलिए फिर दोस्तों आज का पार्ट वन हो गया खत्म। अब कल मैं मिलूंगा आपके साथ। पहले मैं इसकी एक थ्योरी भी दूंगा आपको, हो सकता है कि 1.5-2 घंटे या 3 घंटे की जो है केमिस्ट्री की हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आ जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद मैंने वापसी की है दोस्तों पढ़ाने की। लगभग 2 साल हो गया है मुझे, मैंने पढ़ाया नहीं है, और मुझे लग रहा था कि मैं अपने इस टैलेंट को यूं वेस्ट कर रहा हूँ। भले ही मुझे बच्चे कम ही मिले, लेकिन जो भी मिलेंगे दोस्तों, आप मेरे साथ 5-6 वीडियो तक जुड़िए। आपको लगेगा कि हाँ, आप एक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर रहे हैं, और बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अगर आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है दोस्तों। मैंने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस कॉन्सेप्ट जो है मैंने अपने क्लियर कर लिए हैं, और मैंने भी जो है कई सारे जो है गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक किए हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पर अभी हमारा फोकस है सिर्फ तैयारी, सिर्फ कंटेंट। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।